तो काइनेटिक्स वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स? बताओ कोई भी। हेलो, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन। आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है किसी का। आपको आवाज नहीं आ रहा है? चलो अब ठीक है, आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो हम लोग का आवाज आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो देखो काइनेटिक्स में मेनली थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग का अभी नहीं हुआ है ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? नो सर। 11th का टॉपिक कहाँ तक? गैसियस स्टेट तक हुआ है तुम लोग का शायद। यस सर। ठीक है चलो, तो दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बाद में बताया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दो अलग अलग पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम लोग डील करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें ये आइडिया लगता है हमको कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि कोई भी रिएक्शन खुद हो रहा है या फिर उसको एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है। अगर वो खुद ब खुद हो रहा है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और वो खुद से अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको बार बार हर एक स्टेप पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग स्पॉन्टेनिटी डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डील करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा तो कितने स्पीड से हो रहा होगा या रेट कितना होगा रिएक्शन का। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो चीज होता है काइनेटिक्स। तो इसमें अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें केमिकल काइनेटिक्स को तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस का ही ब्रांच है, दैट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इसी को हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितने स्पीड से हो रहा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब कि जैसे कुछ कुछ रिएक्शन देखे होंगे, केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में हो जाता है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो अलग अलग स्टेप में होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वो सब डील करेंगे आगे, वो बाद वाला पार्ट है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा तो वो कितने स्पीड से हो रहा होगा, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये सारा चीज हम लोग डिटेल में इसमें करने वाले हैं। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको करना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन का रेट डिफाइन कैसे करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कितने टाइम में वो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्टेंट से ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये प्रोडक्ट में। तो T इक्वल टू जीरो पे, T इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ये रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन को C से डिनोट करेंगे और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो T इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कुछ C0 है। ठीक है, और T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट होगा क्या, जिस कंटेनर में अगर हम लोग मान लो रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा T इक्वल टू जीरो पे? बताओ तो। जीरो। जीरो, क्योंकि उस समय तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है। T इक्वल टू रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कोई टाइम T पे, T इक्वल टू T पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन कुछ C1 हो गया। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कुछ C1 है और इस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ P1 आ गया।
चलो इसको आर से ही डिनोट कर लो, तो ये आसानी रहेगा कि ये रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, शुरुआत में इसको आर नॉट एज्यूम कर लेते हैं और ये आर वन एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो किसी टी इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हो गया आर वन और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हो गया पी वन। अब ये बताना कि आर नॉट और आर वन में कौन ग्रेटर होगा, बताओ तो। आर नॉट। आर नॉट ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा ना। क्लियर है? रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जाएगा। जैसे t इक्वल टू टी वन पे ये अज्यूम कर रहे हैं, अगर t इक्वल टू टी टू पे हम लोग लिखें तो t इक्वल टू टी टू पे ये R2 मान लेते हैं और इसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कुछ P2। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R नॉट इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा। ये रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। रिएक्टेंट के टर्म में ये लिखे और प्रोडक्ट के टर्म में क्या आएगा, P2 इज P1 और P2 में कौन ग्रेटर होगा, प्रोडक्ट में P2 P2 ग्रेटर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दोनों के टर्म में हम लोग यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है और प्रोडक्ट के टर्म में भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें तो डेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसेंट्रेशन आइदर वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो। ठीक है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, बाय डेल्टा टी, ये टाइम टेकन लिख देते हैं। ठीक है, चेंज इन टाइम, वो कितने टाइम में हो रहा है, टाइम टेकन, या फिर चेंज इन टाइम कितना हो रहा है, कितने टाइम में वो कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो, अगर हम लोग ये रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर R को हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हमको पता है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में वो डिक्रीज हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन concentration of product और by time interval। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बताना, अब जैसे हम लोग R को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ, वहीं पे लिख देते हैं। चलो, इन टर्म्स ऑफ अगर रिएक्टेंट लिखें तो यहाँ पे बताओ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये दोनों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक T इक्वल टू T1 पे कंसिडर कर रहे हैं और एक T इक्वल टू T2 पे कंसिडर कर रहे हैं। तो डिक्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हमेशा हम लोग, चेंज वैसे ही निकालते हैं ना, फाइनल जितना है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनिशियल को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं ऐसा। अब तो आर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, वो बता रहे हैं अभी, R2 माइनस R1 बाय टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल ये कितने में चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1 में। तब यहाँ पे देखना, जब भी रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये R2 माइनस R1 हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वाला वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर लिखोगे, कभी भी लिखोगे तो किसी भी टाइम पे, ये R2 माइनस चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, बताओ। आएगा सर। आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जब भी रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं ना तो इसके आगे हम लोग एक माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों माइनस साइन लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये डिफरेंस जो आएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और ये रेट जो है या स्पीड, ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, स्पीड, जैसे कोई भी स्पीड अगर मेजर करते हो डिस्टेंस बाय टाइम तो वो हमेशा तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे रेट का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, जब भी हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में, ध्यान देना, जब भी रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिखेंगे इसको तो हमेशा आगे हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस साइन पूछा जाता है क्या सिग्निफाई करता है,
तो एक्चुअली ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आगे हम लोग माइनस साइन लगा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का अगर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये क्या आएगा, P2 तो माइनस P, डायरेक्ट R1 minus R2 by T2 minus T1 क्यों नहीं लिखते हैं? क्या बोल रहे हो? तो सर डायरेक्ट R1 minus R2 by T2 minus T1 क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी चेंज निकालते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हमेशा क्या निकालते हैं, रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी किसी चीज का चेंज निकालना है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये सब पढ़ोगे, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करोगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसलिए हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन T2 पे R2 है और इनिशियल R1 एज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब ये P2 by P1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P2 by P1, प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हैं तो P2 by P1 by T2 minus T1। ठीक है, P2 minus P1 सॉरी by T2 minus T1। यहाँ पे प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा बताओ तो? ये तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा ना, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही होगा P2 minus P1 का, होगा ना? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये हम लोग दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों से जो वैल्यू आएगा, इन दोनों से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये रिएक्टेंट के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी। डिफरेंस क्या है, जब भी रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे तो आगे क्या लगाना है हमको, हमेशा माइनस साइन। Hello. सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो यस हेलो, सर। Yes, आपका sir. आवाज कट गया था। हाँ चलो, वो लाइट कट गया था। चलो ठीक है, आवाज आ रहा है ना अभी? Yes, sir. यस सर। चलो एक मिनट रुको। माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है सबको? ठीक है, हेलो, आगे sir. बढ़े? यस सर। Yes, sir. चलो, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दो टाइप का रेट हमको पढ़ना है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो क्या, यस बेसिक सर। फिजिक्स में थोड़ा सा? ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, या हो गया वो? यस सर, हो Physics गया में? है। हो गया है ना, चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये इधर लिख रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जनरल हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये अभी क्योंकि ये ग्राफ जो है ये आगे जैसे देखोगे एक ऑर्डर, एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफ डिफरेंट होता है, हर एक ऑर्डर के लिए ग्राफ डिफरेंट होता है। तो कोई जनरल अगर हम लोग ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो मान लेते हैं ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट का ये कंसंट्रेशन लाइन क्यों नहीं रहेगा? वो अभी बता रहे हैं ना, वो जनरली ऐसे ले रहा है अभी। ठीक है, वो अब वो डिपेंड करता है ग्राफ का नेचर कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। ठीक है, वो ऑर्डर अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट अभी पढ़ाएंगे आगे तो उसमें आएगा। तो इसलिए वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ये ग्राफ का नेचर पहले ही बोल दे रहे हैं, ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी आएगा, बट वो जीरो ऑर्डर का हम लोग जब लिखेंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन आता है, जब फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे तो उसमें ऐसा आता है। ठीक है, तो जनरली ऐसे अभी कोई ऑर्डर, जनरल ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं, जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ ये क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है
ये कर्व किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, बताओ तो। ये वाला कर्व, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के लिए ये कर्व डिनोट कर रहा है। और ये ऊपर वाला जो कर्व जो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ये किसके लिए कर्व है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए कर्व है। दोनों एक ही ग्राफ में हम लोग डिनोट कर दिए हैं, ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हो। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो एवरेज रेट मतलब किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में तुमको अगर पूछा गया, जैसे मान लो ये एक टाइम इंटरवल T1 हो गया और दूसरा टाइम इंटरवल T2 है, तो T1 के कोरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं R1, और T2 के कोरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये R2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो R एवरेज, यहाँ पे एवरेज रेट अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो आगे माइनस साइन लगाना है, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, ठीक है। मतलब दो टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये R2 माइनस R1 और बाय T2 माइनस T1। तो ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या दे रहा है हमको, एवरेज रेट दे रहा है। जब भी दो टाइम इंटरवल के बीच में निकालोगे तो हमेशा एवरेज वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, आर एवरेज, मतलब एवरेज रेट। दूसरा टर्म होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, बताओ तो। इंस्टेंटेनियस ये काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे बहुत, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी छोटे इंस्टेंट पे एकदम हाँ। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब जैसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे पूछ दिया, जैसे t इक्वल टू 1 सेकंड पे रेट क्या होगा, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस, जब भी हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना रहता है तो इंस्टेंटेनियस का हम लोग कैसे निकालते हैं, हमेशा हम लोग, हाँ, डिफरेंशिएट, टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। जो रेट गिवन होगा, रेट का इक्वेशन दिया होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिखें हम लोग तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस dr बाय dt, टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए हम लोग आगे माइनस साइन लगाएं। अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखना होगा तो हमको क्या लिखना है आगे, ये तो प्लस साइन होगा, ठीक है, और dp, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाला वैल्यू क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस रेट देगा, और ये वैल्यू क्या देगा, एवरेज रेट देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और दूसरा तरीका, अगर ग्राफ से हमको इन्फर करना हो, ग्राफ से अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो ग्राफ से कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ तो। जैसे ये है प्रोडक्ट का ये ग्राफ है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, dp बाई dt करोगे तो dp बाई dt कैसे निकलता है, इस ग्राफ के थ्रू अगर तुमको निकालना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, करते हैं ना, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने से इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना, स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा। tan थीटा होता है, या फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, dy बाई dx करते हैं, जैसे y इन टर्म्स ऑफ x दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या दे देगा, रेट दे देगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट देगा, और ये tan थीटा के बराबर आएगा। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, यहाँ पे जिस पॉइंट के लिए तुमसे पूछा जाए, जिस टाइम के लिए, जैसे इस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम t के लिए पूछा गया है, तो इस पॉइंट पे तुम एक स्लोप ड्रॉ करोगे, ये सॉरी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और उस टेंजेंट का tan थीटा निकाल लोगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में। एवरेज रेट मतलब किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछा जाएगा, और इंस्टेंटेनियस रेट में मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाएगा तुमको, ठीक है। कोई डाउट है इसमें क्या किसी को, हेलो हेलो, नो सर। चलो आवाज आ रहा है ना सबको, यस सर। ये लोग बोलता नहीं है, आदित्य
Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक Yes, है, sir. चलो अब मान लो कोई जनरल हम लोग इक्वेशन लिख लिए, जनरल इक्वेशन के लिए फॉर ए जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कोई जनरल इक्वेशन वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले बैलेंस करोगे उसको। ठीक है, तभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी, ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट है, और ये रिएक्ट करके सी प्लस डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट हो गया। इसका मान लेते हैं, ये बैलेंस करने के लिए इसको, इसका कोफिशिएंट हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं, इसका कोफिशिएंट स्मॉल बी, इसका कोफिशिएंट स्मॉल सी और इसका कोफिशिएंट स्मॉल डी। ठीक है, कोई भी जनरल इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लिया। तब इसको देखो, इसके लिए अगर हमको रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी 2 है। तो हम बता चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के टर्म में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी। ठीक है, अब जितने भी रिएक्टेंट होंगे हर एक रिएक्टेंट के टर्म में अलग अलग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, उन सबका वैल्यू जो आएगा वो सेम होगा। तो इसको लिखने का तरीका देखो ऐसे है, रेट ऑफ रिएक्शन आर लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ए के टर्म में हमको लिखना है तो ए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, बताओ? ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो इसके आगे हमको माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो ये क्या आ जाएगा? -1/a। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a बाय dt। ठीक है, ये a के टर्म में हो गया। इसी तरह ये रेट ऑफ रिएक्शन a के टर्म में हमको मिला। इसी तरह हम लोग इंडिविजुअली b के लिए भी लिख सकते हैं, b भी रिएक्टेंट है, तो इसके लिए भी हमको आगे माइनस साइन लगाना होगा। फिर अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? b है, तो माइनस इसका रेसिप्रोकल ले लोगे 1/b, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b बाय dt। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है, हाँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में माइनस लगाना होगा क्या? प्रोडक्ट में माइनस लगाते हैं? नो सर। नहीं, तो ये प्लस ही रहेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, प्लस को डिनोट नहीं करते हैं, ये 1/c आ जाएगा, और ये dc बाय dt, और इक्वल टू 1/d, d भी प्रोडक्ट है तो 1/d और dd बाय dt। ठीक है, तो तो ये ये आया लिखने का कहाँ से? तरीका क्या? तो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से? ये आया कहाँ से मतलब, ये देखो एक्चुअली जो ये हम लोग बोलते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं पता रहेगा तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, पर मोल कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना? तो इसीलिए जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, जितना चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम के साथ हो रहा होगा, उसको उसके मोल से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, देखो पर मोल ये निकाल रहे हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है? मोल्स रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, तो मोल्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम लोग पर मोल यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो पर मोल जो वैल्यू निकालोगे वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये एक चीज नोट करना, यहाँ पे माइनस da/dt जो है, ठीक है, ये टर्म क्या सिग्निफाई करता है? माइनस da/dt ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। माइनस da/dt क्या डिनोट कर रहा है कि ए जो है कितने रेट से वो डिसअपियर कर रहा है या कंज्यूम होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। क्लियर है? और इसी तरह माइनस dv/dt ये क्या डिनोट करेगा बताओ तो? ये भी रिएक्टेंट ही है,
ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। उसी तरह डीसी बाई डी टी, चलो ये प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डीसी बाई डी टी ये क्या डिनोट करेगा बताओ तो? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी या फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। और प्लस डी डी बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये इसी वैल्यू को हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को जब स्टोक्योमेट्रिक, उसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा, ठीक है। रेट और इसमें डिफरेंस है। तुमको अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा गया तो फिर सिर्फ ये माइनस डी ए बाई डी टी करना है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा गया है तो फिर उसको क्या करना होगा? हमको उसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ये डिपेंड करता है। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको नहीं पता होगा तो पहले उसको बैलेंस करोगे। बिना स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पता किए हम लोग उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताना तो यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर हमको निकालना है, यूनिट ऑफ आर क्या होगा बताओ? आर हम लोग क्या है? एक्चुअली ये चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, ये चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है। टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है, तो यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली देखो ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में चेंज इन कंसेंट्रेशन है, तो कंसेंट्रेशन का यूनिट एक्चुअली क्या होता है बताओ? कंसेंट्रेशन को हम लोग किस टर्म में डिनोट करते हैं? मोलारिटी। मोलैरिटी हो गया। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम। वो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, यूनिट पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसका यूनिट? मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन को भी हम लोग मोल्स पर लीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है, मोल्स पर लीटर। और बाय नीचे टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सेकंड को भी ऊपर अगर ले जाओगे तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा यूनिट, क्या आ जाएगा? आर का मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टाइम देखो बहुत जगह ये ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। टाइम देखोगे बहुत जगह मिनट के फॉर्म में भी दिया रहता है, आर के टर्म में भी दिया रहता है, तो वो सब अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेकिन ऐसा यूनिट में अगर लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। बहुत जगह देखोगे रेट को प्रेशर के टर्म में भी दिया जाता है। तो एक्चुअली प्रेशर के टर्म में कब लिखा जाता है? ये आर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ गैसेस, जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अगर गैसेस होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब गैसेस होंगे तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग प्रेशर वाला टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे? चेंज इन प्रेशर और बाय टाइम, ठीक है। तो इस केस में इसका यूनिट क्या आ जाएगा बताओ तो? अब प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा? एटीएम पर सेकंड, ठीक है। तो प्रेशर का हो गया एटीएम और पर सेकंड, तो एटीएम पर सेकंड। तो ये कब यूज करना है रेट? जब गैसेस रिएक्शन हो, ठीक है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसेस हो, उस टाइम में हम लोग प्रेशर यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया यूनिट। चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें एक्चुअली कैसे लिखना गैसेस है। में प्रेशर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गैसेस में मेनली हम लोग प्रेशर के टर्म में ही बताते हैं ना, गैस में हम लोग कंसंट्रेशन वाला टर्म यूज नहीं करते हैं। कंसंट्रेशन मेनली हम लोग को कब यूज करना है? जब सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट में भी ये पढ़े होंगे कि कंसंट्रेशन वाला टर्म कहाँ पे आता था? वो मोलारिटी, और मोलालिटी हम लोग किस टर्म में बात करते थे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ही बात करते थे ना, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन और गैसेस में प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है,
लेकिन गैसेस के केस में हम लोग प्रेशर एक ऑल्टरनेटिव टर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर के टर्म में भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन को प्रेशर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म में ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम अगर पढ़ लेते हैं तो वहां पे आता है एक टर्म केसी और केपी आता है, ठीक है। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम लोग सॉल्यूशन के टर्म में यूज करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में आता है वो, और केपी होता है प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो वो सब आगे पढ़ोगे, वो सब चैप्टर बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि गैसेस के लिए एक एडिशनल हम लोग प्रेशर के टर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसके ऊपर, ये ध्यान रखना। ये वाला क्लियर है ना, कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, ये ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा अभी जो क्वेश्चन देंगे वो इसी के ऊपर है, ये लिखने आना चाहिए तुम लोगों को। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 4NH3 प्लस 5O2, बैलेंस दिया हुआ है 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, इफ द rate of consumption of ammonia is 3 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, ठीक है। then calculate the rate of consumption of O2, rate of formation of NO and H2O. Also calculate the rate of reaction, ठीक है। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, कौन सा क्या पूछा गया है, ठीक है। आया किसी का? एक सेकंड। आसान है, इसमें तो देख के भी कंपेयर करके बता सकते हो। The rate of reaction minus 1 by 4 into 3 into 10 to the power minus 3. पहले ये बताओ जो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सर O2 का आ जाएगा 45/4 into 10 to the power minus 3। क्या कर रहे हो तुम लोग? रेट ऑफ फॉर्मेशन, चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये कितना आया? दूसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और तीसरा क्या पूछा गया? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2। NO वाला minus 3 into 10 to the power. मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है, मतलब क्या पूछा गया है तुमसे? 3 into 10 to the power minus 3. DNO/dt, इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। DNO/dt, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 3 into 10 to the power minus 3। जो अमोनिया का है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करो ना, दिख रहा है इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, अमोनिया और इसका, तो इसके लिए सेम वैल्यू आ जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O,
मतलब तुमसे क्या पूछा गया, DH2O/dt, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, क्या आया है तुम लोग का? 9/2 into 3 into 10 to the power minus 3. हाँ, तो यहाँ से अगर कोफिशिएंट से भी कंपेयर करोगे तो यहाँ से साफ दिख रहा है, ये 4 है, ये 6 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 6/4 इंटू जो उसका NH3 का वैल्यू दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻³ आ रहा है। जिसको दिक्कत हो रहा है वो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन R हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिखने बता चुके हैं तुम लोग को। ये क्या आ जाएगा, -1/4 dNH3/dt, ठीक है, इज इक्वल टू O2 के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/5 dO2/dt, ठीक है। और NO के फॉर्म में हम लोग 1/4 dNO/dt, और H2O के टर्म में 1/6 dH2O/dt। इसमें किसी को डाउट है क्या ये लिखने में, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, बताओ। हेलो, नो नो सर। सर। नहीं, तो फिर जब ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो हो जाना चाहिए ना। रेट, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया दिया है, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -dNH3/dt, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये ऊपर बता चुके हैं। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A कैसे डिनोट होता है, -dA/dt। तो यहाँ पे -dNH3/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। तो बस ये दिया हुआ है, अब उसके बाद जिसके लिए निकाल रहे हो उसको कंपेयर कर लो, ठीक है। जैसे मान लो हमको NO का निकालना है तो NH3 और NO वाले को कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से तो 4 दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको निकालना है dNO/dt का वैल्यू। तो dNO/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो -dNH3/dt का वैल्यू है, तो वो सेम हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। चलो तो आ गया है ना। कंजम्पशन ऑफ O2 का वैल्यू कितना आया बताओ तो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, -3.75 मोल पर लीटर सेकेंड। ये माइनस में कंजम्पशन दिया हुआ है तो मतलब माइनस ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है, तुमको माइनस साइन के साथ नहीं बोलना है। 3.75 into 10⁻³ ये आ जाएगा, हम सॉल्व कर लेना तुम लोग, 5/4, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो इन दोनों को कंपेयर करना है हमको। तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5/4 इंटू 3 इंटू 10⁻³ यही हो जाएगा, देख लो। यस सर, इसी से आया। Yes, यस sir. सर, ये आया था। चलो तो हो गया, तो ये तीनों चीज निकल गया। अब एक और चीज पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन कोई भी यूज कर लो, ठीक है, ये चारों में से कोई भी एक यूज कर लो, सेम आएगा। तो हम इसका यूज करते हैं, तो ये हाँ 1/4 इंटू 3 इंटू 10⁻³, तो यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी यूज करोगे सबसे इतना ही आएगा, देख लो। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें? हेलो, नो नो सर। सर। चलो तुम लोग लॉग पढ़ लियो ना, लॉग कैलकुलेट करना। लॉग का कैलकुलेशन पढ़ चुके हो? यस सर सर। बेसिक वाला आता है। हाँ हाँ हाँ, बेसिक आता है ना लॉग का। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, ये तुम लोग पढ़े थे क्या, पीएच, ये क्लास 10th में पढ़े होगे, पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग, पीएच का डेफिनेशन क्या होता है? ये आयनिक नेगेटिव इक्विलिब्रियम लॉग में भी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, इससे पीएच निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें ये एप्लीकेशन यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये है, इक्वेशन दिया हुआ है 5Br रेट माइनस, ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। यूनिट सेम ही रहेगा ना उसका। ठीक है सर। यूनिट यहाँ पे क्या है, वो तो कंसंट्रेशन बाय टाइम ही तो हो रहा है ना उसमें भी, यस सर। ठीक है, तो सेम ही रहेगा यूनिट उसमें।
चलो यहाँ देखना 5Br माइनस, ये क्वेश्चन है, और BrO3 माइनस और प्लस 6H प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है 3Br2 प्लस 3H2। ठीक है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इफ द concentration of Br minus in this reaction changes by 10 to the power minus 4 molar in 1 minute, then calculate the change in pH of the above reaction in 1 second। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो। हेलो, अरविंद यस सर, बन गया? बन रहा है। ठीक है, बनाओ। और किसी का कुछ आया आंसर? Sir, minus log of 10 to the power minus 4 divided by 50. ये कहाँ चलेगा तुम?
अच्छा तुम ये बताओ सर कि ये बताओ ना, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डी माइनस डी एच बाई डी टी कितना आया है? 6 minus log 2. 6 माइनस लॉग 2। हाँ चलो ठीक है, ये सही किया है। लॉग 2 का वैल्यू नहीं पता है तुम लोगों को? लॉग 2 का 0.303. 0.301 होता है, तो उसको हम लोग 0.3 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो 6 माइनस 0.3 करोगे 5.7। ठीक है, तो 5.7 है आंसर। और किसी का आया कुछ? देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन बी आर माइनस का जो दिया हुआ है 10⁻⁻4, ये 1 मिनट में दिया हुआ है। लेकिन चेंज इन पीएच तुमसे किस में पूछा गया है? 1 सेकंड में पूछा गया है। तो वहां पे तुमको 60 से डिवाइड करना होगा, तभी तो 1 सेकंड में आएगा ना। चलो इसमें देखो, हम लोग को चेंज इन पीएच निकालना है। तो पीएच में चेंज कब होगा? जब कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस चेंज हो रहा होगा, तभी तो पीएच में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको Br का कंसेंट्रेशन चेंज दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और उसको हमको रिलेट करना है हाइड्रोजन के साथ। तो इन दोनों को अगर हम लोग रिलेट करें, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -1/5। इन्हीं दोनों को हम लोग लिख रहे हैं सर, -1/5 dBr माइनस बाय dt इज इक्वल टू -1/6 dH प्लस बाय dt। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस चेंजेस बाय 10⁻⁴, मतलब माइनस dBr बाय dt। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 10⁻⁴। अब मोलर, अब ये 1 मिनट में दिया हुआ है, तो मोल पर मिनट है। ठीक है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा हमको? ठीक कर देंगे। बाय 60 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 60 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पर सेकंड आ गया वैल्यू। तब ये डी माइनस डी बी आर बाई डी टी का वैल्यू आ गया इतना। तो हमको चाहिए था इसका वैल्यू, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है हाइड्रोजन का, तो H प्लस का, सॉरी, तो डी एच प्लस बाई डी टी कितना आ जाएगा? कंपेयर कर लोगे तो ये आ जाएगा 6/5 इंटू 10⁻⁴/60। ठीक है, और ये मोलर पर सेकंड ही आ रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 60 से डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 0.2 इंटू 10⁻⁻5, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो, तो बस ये आ गया। तो अब पीएच निकालना, चेंज इन पीएच निकाल सकते हो ना। चेंज इन पीएच क्या आ जाएगा? कितना कंसेंट्रेशन H प्लस का चेंज हो रहा होगा चेंज इन पीएच, ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ लॉग और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितने से चेंज हो रहा है पर सेकंड में? 0.2 इंटू 10⁻⁻5 से चेंज हो रहा है। बस इसको सॉल्व करना है, ये वाला लॉग सॉल्व हो सर जाएगा या यही नहीं? तो बोले थे। यही बोले थे। चलो, ये लॉग सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ये लॉग सॉल्व कर सकते हो या नहीं? हाँ सर कर लेंगे। देखो, इसको 0.2 का वैल्यू अगर नहीं पता है तो 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या आ जाएगा? log 2 माइनस log 10 हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे सेपरेट कर लो, जैसे ये a इंटू बी के फॉर्म है, a इंटू बी। तो पहले इसको क्या लिख लोगे? log a प्लस log b के टर्म में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको दिक्कत हो रहा है। log ये आ जाएगा, सबसे पहले माइनस साइन आगे ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। दिक्कत हो रहा है या सॉल्व हो गया है सबसे? बताओ, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है इसमें? ज्योत्सना, ओ सर, हो गया है ना? एक बार सारे लॉग का हाँ, log का वैल्यू ये याद रखना, log 2 का वैल्यू ये बेस 10 है ना, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 होता है एग्जैक्टली, तो हम लोग 0.3 ले लेते हैं।
ठीक है, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में जरूरत पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, उसी का ये कॉन्सेप्ट यूज किए थे हम। तो ये सब ध्यान रखना। log 3 का वैल्यू कितना होता है? ये सब अभी जरूरत नहीं है, आयनिक पढ़ोगे तो वहां पे जरूरत होता है, 0.48। ठीक है, ये बेस 10 है, क्लियर है ना? बेस चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम पढ़े हो? हेलो? जब आपका आवाज log to कट the गया base बीच में। e रहता, हेलो। हेलो। हेलो? यस सर। चलो, तो यहाँ पे देखो ये बता रहे थे कि log का बेस अगर चेंज हो जाएगा ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे log to the base e पढ़े हो तुम लोग, उसको ln बोलते हैं हम लोग, log to the base e। यस तो वो सर। सब, तो वो सब log का कैलकुलेशन वो आयनिक में ज्यादा जरूरत पड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे ना तो वहां पे आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? आंसर क्या आया सबका? आंसर ये चेक कर लेना, ये कितना आ जाएगा? 5.7 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, अब इसमें हम लोग दूसरा एक और मेथड होता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, लिखो रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो एक्चुअली ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट गिव्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन निकालेंगे, इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में ये रेट डिफाइन नहीं किया जाता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग बस रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन वही जनरल इक्वेशन ही हम लोग लेते हैं, ए प्लस बी बी, और ये प्रोडक्ट दे रहा है सी प्लस डी और डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग अगर लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एम, ठीक है, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे m और n क्या है, ये चीज ध्यान देना। m और n, m जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है, ऑर्डर अभी डिफाइन करेंगे क्या है। ठीक है, पहले लिख लो इसको, m क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, ये ऐसे लिख लो, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, और n हो गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देना, ये ऑर्डर जो होता है m और n का वैल्यू जो है ना, ये रिएक्शन को देख के हम लोग कभी भी नहीं बता सकते। m और n जो है ये हेलो। हेलो। हाय। बाय। और घंटे जब ट्राई करो।
प्रियांश फिर से होस्ट नहीं बना आज। बहुत खराब है। हेलो, आवाज आ रहा है अभी? Yes, sir. यस सर। अच्छा, स्क्रीन गायब हो गया था बीच में, फिर वो लाइट चला जाता है यार बार बार। चलो अब ठीक है ना, स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। हेलो, यस चलो सर। अब यहाँ पे देखना, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बता रहे थे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली क्या बताता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन एक रिलेशन देता है किसके किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में एक रिलेशन मिलता है यहाँ पे हमको, ठीक है? तो ये कैसे रिलेट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने भी रिएक्टेंट होंगे उसके टर्म में, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यहाँ पे ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, रेज टू पावर एम, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर एन। यहाँ पे m और n क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a एंड b रेस्पेक्टिवली। अब ये चीज ध्यान देना, m और n जो है वो हम ऐसे रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं या पहले से नहीं बता सकते हैं जब तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि ये सारा वैल्यू जो है m और n जो होता है ऑर्डर होता है, और ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट से ही डिराइव होता है, ठीक है? ये एक्चुअली डिनोट क्या करता है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन अगर करना हो ऑर्डर को, तो ऑर्डर का डेफिनेशन देखोगे, अगर रिएक्शन का तुमको ऑर्डर बोला जाए, यहाँ पे देखो m जो हो गया वो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a हो गया, और n जो हो गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b हो गया। यहाँ पे अगर तुमको पूछा गया कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? m प्लस n। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे ना उन सभी का जो ऑर्डर होगा उसको हम लोग सम कर देंगे, तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया, ठीक है? अब एक्चुअली देखो ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है जैसे मान लो ये रिएक्शन, हमेशा होल नंबर वैल्यू रहेगा। नहीं फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हमेशा होल नंबर नहीं रहता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बता दे रहे हैं ऑर्डर के बारे में, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये डिराइव होता है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर तुमसे बोला जाए, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर एक्सप्रेशन से हमको पता चलेगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखोगे जितने भी रिएक्टेंट गिवन है उसका जो कोफिशिएंट है, उस जो भी पावर होगा, जितना भी पावर होगा रिएक्टेंट के ऊपर, वो सारा पावर सम कर दोगे तो वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे देगा, और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन होता है, ठीक है? तो डेफिनेशन देखना बुक में दिया होगा, बुकलेट मिल गया ना इसका, केमिकल काइनेटिक्स का बुकलेट मिला है? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो बुकलेट में देखना, वो डेफिनेशन हम लिखा नहीं रहे हैं, डेफिनेशन एक्चुअली ऐसे ही डिफाइन किया है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट या सम ऑफ पावर to which the concentration terms in the rate law expression is, ठीक है? जो concentration term rate law expression में दिया हुआ है उसका जो पावर होगा उन सभी पावर का हम लोग सम ले लेते हैं, ठीक है? तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता देगा। अब ये ऑर्डर का वैल्यू जो है ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और इंटीजर, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज भी हो सकता है। अब इंटीजर में ये ध्यान रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ऑर्डर का वैल्यू। अब देखो ऑर्डर का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन है, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिए ए पे पावर एम और बी पे पावर एन। अब यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के,
ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे एक कांस्टेंट क्या आएगा, के आता है, जिसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, के का मतलब क्या हुआ, के होता है रेट कांस्टेंट, या फिर इसको देखोगे स्पेसिफिक रेट भी बोला जाता है। के का दूसरा नेम क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, सॉरी रेट है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट बोले या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोले या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो ये के हुआ। अब जैसे मान लो एक हम लोग सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ए से ये जा रहा है बी में, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट है ए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसको अगर हम लोग यहाँ, तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और इसके रेस्पेक्ट में मान लेते हैं ऑर्डर में, तो यहाँ पे बताना तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर एम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एम, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एम है, ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर बोला जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, M. एम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का भी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर m का वैल्यू 0 हो गया, m का वैल्यू अगर 0 हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर का वैल्यू क्या हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, m का वैल्यू 0 मतलब ऑर्डर 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि ऑर्डर सिग्निफाई क्या करता है। तो जैसे मान लो हम लोग ये R1 लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्डर के लिए हम लोग आगे देखेंगे, 0 ऑर्डर के लिए अलग से पढ़ना है हमको, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग से पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले m इक्वल टू 1 मान लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो a पे पावर क्या आ जाएगा, m का वैल्यू अगर 1 है तो a पे पावर आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में जो रिएक्शन का रेट होगा उसको R1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोला गया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम डबल कर दे रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिए हम लोग, 2 टाइम्स कर दिए तो ये 2A लिख सकते हैं। रेट कांस्टेंट ये चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आगे हम लोग उसका रिलेशन देखेंगे। तो इस केस में रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तुमको R1 और R2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूरत पड़ता है हमको ऑर्डर का, यहाँ ऑर्डर हमको पहले से गिवन है, ऑर्डर क्या है 1 है, तो ऑर्डर अगर 1 है इसका मतलब ऑर्डर 1 हुआ, मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग दुगना कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पे रेशियो अगर लोगे R1 R2, इसका रेशियो कितना आने वाला है बताओ, रेशियो लोगे तो ये कितना आएगा बोलो, 1:2. 1:2 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ R1 आ गया। ठीक है, R2 2 टाइम्स R1 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ऑर्डर अगर 1 दिया होगा हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग दुगना कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो जा रहा है। यही अगर ऑर्डर अगर 2 होता, ठीक है, ऑर्डर अगर 2 होता है, जैसे मान लो ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाता, a पे पावर 2 हो जाता। यहाँ पे ऐसे अगर ऑर्डर दिया हुआ है तुमको 2 है, और ये वाला केस हम लोग लिए थे ऑर्डर 1 के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर इक्वल टू 1 था। ऑर्डर अगर 2 है तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस केस में क्या आएगा बताना, कंसंट्रेशन अगर हम लोग रिएक्टेंट का 2 टाइम्स कर रहे हैं, इस केस में बताना रेट कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ तो, 4 रेट times. कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑर्डर का यही सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1। तो ऑर्डर हमको यही बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, रेट कितने टाइम्स हो रहा है, जैसे हम लोग ऑर्डर अगर 1 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट भी डबल हो रहा था। ऑर्डर अगर 2 है
तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट क्या हो जा रहा था, 4 टाइम्स हो जा रहा था। वही ऑर्डर अगर 3 होता तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डबल डबल करने पे क्या होता है, रेट कितने टाइम्स हो जाता और 3 मतलब 9 times. 8 टाइम्स हो जाता, 8 टाइम्स ना, 2 पे पावर 3 होगा ना, ये बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे हाँ। ऑर्डर अगर 3, ठीक है, ऑर्डर 3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए पे के इंटू ए पर 3 हो गया, तो ये R1 है। R2 हम लोग ले रहे हैं जब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स कर दें, दुगना कर दिए हम लोग 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये, तो इस केस में R1 R2 का रेशियो लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/8, मतलब लिख सकते हैं हम लोग R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R1। ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता है, समझ में आ गया ना, ऑर्डर क्या सिग्निफाई कर रहा है। और ये ऑर्डर जो है हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेगा, तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना कि वैल्यू जो है ये बता ही चुके हैं, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे मान लो ये ऐसे भी दिया जाता है, R इज इक्वल टू के इंटू ए पे पावर हाफ, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, R इज इक्वल टू के पे पावर माइनस हाफ, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो भी R इक्वल टू पावर ए इंटू ए पे पावर 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में से कोई भी वैल्यू ये ले सकता है ऑर्डर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ऑर्डर का जरूरत हमको इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ऑर्डर का हमको जरूरत पड़ता है। और ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा, ठीक है, वो तुमको खुद से डिसाइड नहीं करना है, वो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या हमको के थ्रू ही हमको निकालना, जनरली क्वेश्चन में वो दिया रहता है ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखो रेट कांस्टेंट आ रहा है, कौन सा टर्म आ रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा है। जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखे हैं, R इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या था, m था, ठीक है। तो ये k यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है, k किस चीज को डिनोट कर रहा है बताओ तो, हेलो, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका एक और नेम बताए थे, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो यहाँ पे अगर हमको यूनिट ऑफ के निकालना हो, यूनिट ऑफ के का यूनिट बताओ तो कैसे निकालेंगे, के का यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमको ऑर्डर हमको पता नहीं रहता, m का वैल्यू अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग के का यूनिट निकाल सकते हैं क्या, चलो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू, के का वैल्यू आ गया R बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर m हो गया, यही हो जाएगा के का वैल्यू यहाँ से। अब यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं, तो यूनिट देखो R हो गया रिएक्शन का रेट, रेट का यूनिट क्या था, मोल्स पर लीटर था रेट का यूनिट, है ना, पर सेकेंड, और पर लीटर पर मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ये रेट का यूनिट हो गया, और यहाँ पे हम लोग नीचे लिख रहे हैं ए पे पावर m, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट क्या होगा, बोलो, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर यही होगा, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट जो होगा उस पे पावर m है, तो मोल पर लीटर और उस पे पावर भी क्या होगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख सकते हैं, चलो मोल पर लीटर को हम कंसेंट्रेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो मोल पर लीटर को लिख दिए कंसेंट्रेशन, तो ऊपर आ गया कंसेंट्रेशन पे पावर 1, और ये सेकंड इनवर्स लिख दिए, और नीचे भी कंसेंट्रेशन है कुछ और इस पे पावर m,
लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पे पावर क्या आ गया 1 माइनस एम, एम ऊपर चला गया तो 1 माइनस एम और सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के ऐसे निकालते हैं लोग। तो अगर मान लो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। एम यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, M यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एम का वैल्यू 0 मतलब 0 रिएक्शन हो गया, एम का वैल्यू 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट क्या आ जाएगा बताओ तो। एम का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो के का यूनिट क्या आ कुछ जाएगा समझ बताओ। में नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है। कट कट के आ रहा है। आवाज कट के आ रहा है, एक मिनट रुकना। अभी आ रहा है क्या क्लियर? अभी हेलो, आ रहा है। अभी क्लियर है? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, ये बात तो क्लियर, ये समझ में आ गया ना। हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं, किसका यूनिट निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट का, के का। तो के अगर इस इक्वेशन से हम लोग देखें, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आर रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम। ठीक है, तो आर जो होता है एक्चुअली क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। आर एक्चुअली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे पावर 1 लिख दिया और बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, तो इसको हम लोग सेकंड इनवर्स लिख रहे हैं। और नीचे है ये चेंज इन कंसंट्रेशन और उस पे पावर एम है, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन पे पावर एम लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ सेकंड के जगह अगर टाइम लिख दो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह देखोगे मिनट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इनवर्स लिख देते हैं। क्लियर है ना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे बोलना। ये टाइम का इनवर्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन पे पावर 1 है और नीचे कंसंट्रेशन पे पावर m है, तो इसको ऊपर ले गए तो 1 माइनस एम हो गया और टाइम पे पावर क्या आ गया, -1। ये यूनिट ऑफ के है। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो, m का वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर m का वैल्यू हम लोग 0 पुट करें तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको 0 ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। ये बताओ k का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे m का वैल्यू 0 पुट कर दो तो कंसंट्रेशन पे पावर क्या आ गया, कंसंट्रेशन टाइम 1 इनवर्स। माइनस 0 और ये टाइम इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इसको कंसंट्रेशन का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 0 ऑर्डर के लिए। यही चीज अगर हम लोग देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग देखें, m का वैल्यू अगर 1 कर दें मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, बताओ तो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। हाँ सिर्फ सेकंड इनवर्स हो जाएगा, देख लो। यस सर। m का वैल्यू हो गया 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो कंसंट्रेशन पे पावर 0, वो तो 1 हो जाएगा। और टाइम इनवर्स हो गया, तो टाइम का वैल्यू है, टाइम का यूनिट है s सेकंड, और इसका इनवर्स ले लिया। m का वैल्यू अगर 2 हो गया मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए यूनिट ऑफ k क्या होगा बताओ। कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। पर मोल। कंसंट्रेशन का इनवर्स मतलब कंसंट्रेशन पे पावर -1 हो गया, टाइम पे पावर -1, ये होगा ना? देखो अब कंसंट्रेशन पे पावर मतलब मोल लीटर है ये। आवाज क्लियर नहीं है और स्क्रीन पर कुछ लिख रहे हैं क्या? सर आपका आवाज और स्क्रीन में लिखने एकदम अलग अलग आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है। या हम लोग का M1 ही चल रहा है अभी भी। यस सर। एक मिनट रुकना, अब आया स्क्रीन n equals to 2। आ गया। अच्छा ले आगे ना, मोल पर एक्चुअली यस सर, लीटर पर मोल। देखो
हाँ ठीक है, तो इसमें बताना m=2 का यूनिट क्या आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये तो सेकंड इनवर्स रहेगा इधर, सेकंड इनवर्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पे पावर -1 हो गया और लीटर पे पावर 1 हो गया और सेकंड इनवर्स। कि यूनिट ऑफ के अगर हमको निकालना है तो यूनिट ऑफ के निकालने के लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। बिना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता किए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू अगर हमको नहीं पता है तो के का यूनिट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको ऐसे दिया रहेगा, जैसे के का वैल्यू तुमको दिया रहेगा, ठीक है, और वैल्यू उसका यूनिट के साथ दिया रहेगा, तो के का यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो के का तुमको वैल्यू दे दिया 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो के का अगर यूनिट हम लोग देख लिए मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये हम लोग श्योर हो गए ना कि वो कौन सा ऑर्डर होगा, बताओ तो, 0 ऑर्डर होगा। क्लियर है, के का यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर करते हैं। जैसे मान लो के का वैल्यू अगर दिया है और उसमें यूनिट लगाया, सेकंड इनवर्स सिर्फ लगाया है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो, 1 होगा। 1 होगा। अगर मान लो उसका यूनिट दिया हुआ है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो फिर ऑर्डर क्या प्रेडिक्ट करोगे, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि बहुत सारे केसेस में तुमको के का वैल्यू देख के ऑर्डर प्रेडिक्ट करना हो, या फिर क्वेश्चन में इस टाइप का रहेगा, के का वैल्यू देख के तुमको ऑर्डर दे पता करना है, या फिर ऑर्डर तुम क्वेश्चन यूनिट ऑफ है वो इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट। अच्छा, वो नेटवर्क इशू हो रहा है, लाइट कटा हुआ है ना, अभी ठीक है, बताओ तो। यस सर। कभी कभी एक्चुअली ठीक हो जा रहा है। फोन से कनेक्टेड है ना, फोन का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइट कटा हुआ है अभी इसलिए। चलो इतना क्लियर है ना, देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या इसमें? नो देखो सर। आज के क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बता रहे हैं। पहला हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखने सीखे, कंपेयरिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक और तरीका हम लोग देखे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। तो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू क्या आता है, ये सिर्फ रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और रेज टू पावर सम वैल्यू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ये ध्यान रखना हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, वो रिएक्शन को देख के हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर का सिग्निफिकेंस बता दिए कि ऑर्डर क्यों जरूरत पड़ता है, ठीक है, ऑर्डर क्या सिग्निफाई करता है एक्चुअली। और उसके बाद हम लोग के का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब के का यूनिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, और के का यूनिट देख के हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो अपने सिलेबस में एक्चुअली 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ये तीनों डिटेल में पढ़ना है। तो इन सब के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये ध्यान रखना, यहाँ तक के क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। बुकलेट मिला है ना, मिल चुका है ना, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों वाला मिल गया। यस सर। यस सर। तो इसमें देखना कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको, बुकलेट एक्चुअली है नहीं मेरे पास, रुको एक मिनट में देख लेता हूँ। जो शुरुआत में बेसिक जो रेट रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हेलो। Hi. ठीक है, इसमें देख सेक्शन ए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। रेट केमिकल रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस पे जितने भी क्वेश्चन ना
फर्स्ट एक्सरसाइज ही सर तो लास्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज ऑडिबल था